लालच में आकर या उसका दुरुपयोग करके एट्रोसिटी एक्ट लगाता है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान उसमें जोड़ा जाना चाहिए। सर, कन्नी सेना भविष्य में राजनीति में कदम रखेगी या बस समाज सुधार के समूह के रूप में काम करती रहेगी? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबारा और स्वागत है आपका हमारे शो पॉडकास्ट लो में। कहते हैं कि समाज में बदलाव सिर्फ बातों से नहीं बल्कि जमीन पर उतरकर संघर्ष करने से आता है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जो युवाओं की आवाज बुलंद करने और समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा पहली पंक्ति में खड़े हुए दिखाई देते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति और आंदोलनों में जाना पहचाना नाम और जिसकी जितनी योग्यता भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की सोच रखने वाले मध्य प्रदेश कन्नी सेना परिवार के संगठन मंत्री ठाकुर अजीत सिंह डोडिया जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद अंबाराम जी। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है कि एक सरपंच के रूप में आपने राजनीति स्टार्ट करी, जमीनी स्तर से लेकर आप प्रदेश संगठन मंत्री तक का आपका जो सफर है वो कैसा रहा? आपके चैनल के माध्यम से सभी जो देखने वाले दर्शक बंधु है सभी को मैं जय माता दी अर्ज करूं। मेरा सफर सर्वप्रथम संघर्षों से ही प्रारंभ हुआ। मैं आपको बता दूं कि 2011 में मैं बाहर कमाने गया था और मध्य प्रदेश की धरती पर आया और गांव को चुना। जी। गांव को जब मैंने चुना तो वहां पर कई प्रकार की विचित्र समस्याएं थी, चोरियां अधिक होती थी। इस प्रकार के समस्याओं को जो आम किसानों को, आम नागरिकों की मोटर निकाल निकाल करके ले जाते थे। जी। मैंने विचार किया कि यार चोरी से बहुत ज्यादा त्रस्त हैं लोग, क्यों ना हमें चोरी रोकना चाहिए। तो मैंने हमारे गांव के जो जिस चौकी क्षेत्र में हमारा गांव लगता है वहां के चौकी प्रभारी और हमारे थाने के टीआई महोदय से हमने बात रखी कि भाई ये चोरी को रोको, अन्यथा आप रोकने में अक्षम रहे तो हमारा सहयोग लो। पुलिस प्रशासन ने वहां पर बोला कि आप ग्राम रक्षा समिति में जुड़कर हमें आप मदद कर सकते हैं। तो हम ग्राम रक्षा समिति के संयोजक बने और वहां से हमने चोरी रोको अभियान पर काम करना चालू किया। चोरी अकेला रोकना संभव नहीं था क्योंकि हमारे विचारों से कुछ लोग सहमत थे। काम अच्छा करने की भावना में शुरू से ही रखता हूं। तो वहां पर मैंने 25 लोगों को आग्रह किया कि मेरे साथ जुड़ोगे, तो करना क्या है, ये चोरी रोकना है। तो हमारे साथ सर्वप्रथम 25 लोग जुड़े और हमने रात को 10 बजे से लगाकर सुबह 5 बजे तक गांव में गश्त करना प्रारंभ करा और आसपास के 20-25 गांव में जैसे पुराने रिकॉर्ड थे, चोरी करते थे, तो कुछ लोगों को चिन्हित किया और उन गांव में माइक लगा करके जाते और वहां पर उनको सूचित करके आते कि भाइयों इतनी तारीख से ग्राम रक्षा समिति खड़ी के द्वारा डंडे फेरे जाएंगे, पहरेदारी की जाएगी। इस दरमियान कोई भी निकलो, अपना ओरिजिनल अता पता दो और ईमानदारी से बताओ कि कहाँ जा रहे थे, कहाँ से आ रहे हो, क्या करने गए थे। अन्यथा आप नहीं बताएंगे तो हमारी ग्राम रक्षा समिति की टीम आपको पुलिस के हवाले करेगी, जब तक हम नहीं छोड़ेंगे। हमने इस काम को पूरे निष्ठा पूर्वक अपने काम करा। प्रतिफल में कई मोटर चोरी होते होते बचा दी हमने। कई लोगों की भैंसे घर में खाद दे देते हैं, यानी कि उस दीवार को खोद देते हैं और वहां से चोरी करके ले जाते हैं। तो हमने चोरियां रोकी। गांव में इस तरह का माहौल स्थापित हुआ। यार अजीत सिंह बहुत अच्छा काम कर रहा है, नया लड़का है और वो देखो उसने चोरी बंद कर दी। कई लोगों की चोरियां पकड़ ली, कई अवैध गांजा लेके जाते थे तो हमने अवैध मादक पदार्थ जो थे उन पर हमने लगाम लगाई। तो कहीं ना कहीं गांव वालों को एक अच्छा संदेश गया और गांव के जो गणमान्य नागरिक, आम वरिष्ठ आदमी, बुजुर्ग आदमी, हम उम्र के नवयुवक, इन लोगों ने कहा कि दादा आप इस बार सरपंच का चुनाव आप लड़ना है, क्योंकि हमारे गांव को आपके जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है। और मैंने उन लोगों की बात मानी और इस तरीके से मैं सरपंच बना। जनता ने मुझे वोट दी, मैं 64 वोट से जीता। हम 10 प्रत्याशी थे, सभी का आशीष प्रेम मिला। 3 गांव लगते थे
इस तरह से मुझे जनता ने गांव का प्रतिनिधित्व सौंप दिया सरपंच के रूप में, और फिर वहां के निर्माण कार्यों को लेकर के मैं अतिक्रमण का ध्रुव विरोधी था, और मेरी भावना अच्छी थी कि चौड़े रोड होने चाहिए, गांव में प्याज की फसलें होती है, ट्रक सीधे घर के सामने लगने चाहिए। इस बात को लेकर के एक प्रधानमंत्री रोड था और उसकी राशि शेष बची हुई थी, तो मैंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वालों ने बोला कि आप ये अगर जो जगह उपलब्ध करा दो तो हम यहाँ से जो अपना पीएमजीएसवाई वाला रोड निकाल देंगे। तो उस दरमियान मैंने सभी को 3-3 नोटिस दिए, और सर्वोच्च प्राथमिकता ग्राम विकास और लोगों की समस्या को रखते हुए, समाधान की भाव को रखते हुए मैंने वो सारा अतिक्रमण ओटले आंगन सब तोड़ करके वहां पर पर्याप्त जगह मैंने बनाई। अब मेरी ऐसी कार्यशैली से कई शिकायत करते और जिला मुख्यालय पे मेरे खिलाफ कई आवेदन आते, तो यहाँ से प्रेस नोट मीडिया को जारी होता, तो मेरा लगभग प्रतिदिन अखबारों में नाम आता था। वही संगठन जो करणी सेना के रूप में राजस्थान में सिर्फ था, और उस समय उसका विस्तारवाद चल रहा था। तो विस्तार में यहाँ जब जिले का शाजापुर का नाम आया कि शाजापुर में अपने को अध्यक्ष चाहिए, तो हमारे शाजापुर जिले के कुछ लोग मेरे पास में आए और उन्होंने बोला दादा हमें आपके जैसा अध्यक्ष चाहिए, आपकी कार्यशैली से हम लोग प्रभावित हैं, और मुझे बोला गया कि आप जिला अध्यक्ष बन जाओ। मैंने वहां पर पूछा कि भाई करणी सेना में मैं जुड़ूं तो करणी सेना किस उद्देश्य पर काम करेगी, क्या है? तो उन्होंने मुझे समझाया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण सबसे मुख्य और बड़ी लड़ाई है। मुझे ये लड़ाई लंबी और बड़ी लड़ाई है, चलो इसको लड़ा जाएगा। मैंने स्वीकार किया। हमारे पदाधिकारियों ने मुझे जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा, और दायित्व सौंपने के बाद में मैंने कई बड़े आयोजन भी करे और कई छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के हमने लड़ाइयां लड़ी, और धीरे धीरे अच्छे कार्यों को देखते हुए हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने समय समय पर प्रमोशन किया, प्रदेश सचिव रहा, और फिर अच्छी कार्यशैली से प्रभावित होकर के फिर हमारा प्रमोशन करके आज मुझे प्रदेश संगठन मंत्री के रूप में आप देख पा रहे हैं, या फिर मैं नेतृत्व कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। अक्सर लोग मानते हैं कि करणी सेना परिवार जो है राजपूत समाज का संगठन है, लेकिन आप और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामाजिक न्याय यात्रा की बात करते हैं, तो करणी सेना का विजन क्या है? देखो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि करणी सेना परिवार सर्व समाज का है। वो बात अलग है कि इससे ज्यादा इस संगठन में ज्यादा राजपूतों की संख्या है। हमने सभी को आमंत्रित कर रखा है, हमारे भाव सबके लिए है, सर्व समाज को साथ लेकर के भी चलते हैं। हमारी एक भी लड़ाई में किसी का अहित नहीं है, लेकिन समझने का फेर है। हमने सर्व समाज, आज हमारे साथ में SC ST के लोग भी जुड़े हुए हैं, आज हमारे साथ में OBC के लोग भी जुड़े हैं और जनरल भी जुड़े हुए हैं। हम समय समय पर वो सारी बातें उठाते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम मांग करते हैं। आर्थिक आधार पर जिस दिन आरक्षण लागू हो जाएगा, ये लड़ाई करणी सेना परिवार प्रमुखता से लड़ रहा है। ये लड़ाई जिस दिन इसमें हम सफल हो गए, विजेता हो गए, इसमें भ्रम फैलाया जाता है कि दलितों का आरक्षण छीनने की बात करते हैं। ये बिल्कुल कतई गलत है और इसे ऐसा एक भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस दिन आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा उस दिन ऐसी टर्म कंडीशन डलनी चाहिए कि जो उद्योगपति है, जो करोड़पति है, जिसकी कपड़े की फैक्ट्री है, जो अमीर है, जो नेता बन गया है, जो विधायक बन गया, जो सांसद बन गया, जो महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंच गए, मुझे नहीं लगता है कि शायद उनको या ऐसे सक्षम जो IAS IPS बन गए या फिर जो अच्छी नौकरी कमाकर
अपनी व्यवस्था को दुरुस्त कर चुके हैं, उनको आरक्षण की आवश्यकता है। आरक्षण मिले उन लोगों को मिले जो वास्तविक में दलित है, जो गांव में बसता है, जो खेतों में काम करता है, जो हमारे साथ में रहता है। उनकी आर्थिक स्थिति आज भी इतनी ही बदतर है जितनी पहले थी। वो जो सक्षम हो गया है, जो नेता मंत्री मिनिस्टर बन गए, जो आईएएस आईपीएस हो गए, उनको आज भी उनके बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, सिर्फ जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। और उनके आरक्षण का लाभ लेने से बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो वो सोच थी कि दबले कुचले पिछड़े वंचित शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए 10 साल का आरक्षण दिया जाता है, वो भाव आजकल शोषण करने का कोई अन्य नहीं, उनके ही समाज के जो उच्च स्तर पर या ऊंचे पायदान पर पहुंच चुके हैं, उनका आरक्षण सिर्फ वो लोग खाते हैं। मैं ऐसे लोगों से अपील भी करता हूं कि उनको स्वतः उनका आरक्षण छोड़ना चाहिए। जो एक बार विधायक बन गया, उसकी पेंशन चालू हो गई, जो एक बार आईएएस आईपीएस बन गया, उसके बेटे को उसने अच्छे स्कूलों में पढ़ा लिया, जो एक बार किसी ने फैक्ट्री डाल ली, उस फैक्ट्री से उसने 4 फैक्ट्री डाल ली, जो आरक्षण कोटे में जिसको एक पंप मिल गया, वापस दूसरा पेट्रोल पंप भी वही ले रहा है, तीसरा पेट्रोल पंप भी वो उसके परिवार को ही दिलवा रहा है। यदि इसी प्रकार की परिपाटी चलती रहेगी, तो जिस प्रकार आज 3 प्रकार के दलित हो गए हैं, या 3 प्रकार के जो दलित जो आरक्षण से एक वंचित रहने वाला, जो हमारे बीच में रहता, हमारे गांव में रहता, हमारे खेतों में काम करता, जो हमारे साथ रहता है, वो वंचित है, आज भी जो है पीड़ित है, वो शोषित है। और वो किसी अन्य जातियों से नहीं, वो स्वजाति से वंचित है। और जो मध्यम वर्गीय हो गया, वो एक अमीर वर्ग हो गया, अमीर वर्ग उनका ही आरक्षण खा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, अंबाराम जी मालवी के माध्यम से ये संदेश भी देना चाहता हूं कि जिस दिन दलित जाग गया, सत्यता उसने जान ली, एक दिन दलित जो हमारा था, जिसको आताताई शक्तियों ने या राजनीतिक पार्टियों ने या अन्य नेताओं ने हमसे हमारे खिलाफ भड़काकर हमसे दूर करने का जिस दलित को प्रयास किया है, वो एक दिन दलित जागेगा और वापस वो हमारे साथ आएगा, हमारे कंधे से कंधे मिलाकर वो इस लड़ाई में सम्मिलित होगा। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन उनके अमीरों को मिलने वाला आरक्षण उनसे छोड़कर वो हमारे साथ में रहने वाला, हमारे खेतों में काम करने वाला, हमारे गांव में बसने वाले दलित को वो आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये हमारी सोच है। हम कतई आरक्षण के विरोधी नहीं है, परंतु एक ऐसा क्राइटेरिया बने जिस प्रकार से आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया है सामान्य वर्ग, उसी प्रकार उसमें क्राइटेरिया है, क्रीमिलियर का दायरा है ओबीसी के लिए भी, ठीक इसी प्रकार का हम चाहते हैं कि एक ऐसा दायरा बने। 8 लाख 10 लाख रुपए जिसकी आय है सालाना, वो उस आरक्षण से बाहर हो, उसकी काउंटिंग ओबीसी या वो जनरल में फाइट करे उसके बच्चे, क्योंकि उसको अच्छा स्कूल मिला है, उसको अच्छी पढ़ाई मिली है, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छा रहन सहन मिला है, तो वो फाइट वहां पर कर सकता है अच्छे बच्चों के सामने। तो ऐसे लोगों को उस श्रेणी में डाल दिया जाए ताकि मेरे गांव का जो दलित है, जो मेरे एक एक भारत देश के एक एक गांव में बसता है, उस तक वो आरक्षण पहुंच सके। और बाबा साहब की वो सोच जो 26 जनवरी 1950 को जो संविधान लागू किया था और उससे पहले जो बना था जिसमें ये लाइनिंग डाली गई थी, उनकी सोच सकारात्मक और सार्थक हो सके, ये हमारा मिशन है और ये विजन है, और इसके लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी हम लड़ते रहेंगे। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन बहुजन समाज के जो संगठन है उनका ऐसा मानना है कि आरक्षण जो है समाज में पिछड़ेपन के लिए, ना कि आर्थिक स्थिति के लिए। तो उस पर आपका क्या तर्क है? अगर जो कोई राष्ट्रपति भी बन जाए, कोई मुख्यमंत्री भी, बहन मायावती जी आप सबके सामने, देश के सामने वहां की मुख्यमंत्री बनी, उनने कई प्रकार के नारे लगाए। आप सबके सामने मैं बता देना चाहता हूं कि उनने सबसे पहले जब पार्टी बनाई तो उनने क्या नारा दिया था, चुनाव चिन्ह उनका हाथी था, उनने नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। जब वो मौते में उनकी सरकार गिरी, वो स्थापित नहीं हो पाए, तो उनने फिर से नारा दिया, तिलक तराजू और तलवार इनसे नहीं चला सकता कोई बेहतर सरकार। तो फिर जो है उनने सबको, सामान्य को भी टिकट देना चालू करा, ओबीसी को भी टिकट देना चालू करा, और उनकी सरकार पूरे
5 साल पूरे भी करे, अगले टर्म में भी लड़े, सफलता प्राप्त करी। और आप सब देख सकते हैं उनके स्टैंडर्ड में, उनके मकान को, उनके गार्डन को, उनके खान पान को, उनके रहन सहन को, मुझे नहीं लगता कि उनके अंदर कोई पिछड़ापन बचा है। ये तो प्रत्येक दलित व्यक्ति को भी समझना चाहिए और प्रत्येक उन नेताओं को भी समझना चाहिए और लोगों को जिस प्रकार से योजनाओं का लाभ देने के समय सरकार धरातल तक जो पहुंचाती है, एक मिशन और एक विजन बनाकर सरकारी सिस्टम का उपयोग करती है, ठीक इसी प्रकार सरकारों को इस प्रकार का एजेंडा चलाना चाहिए और उन दलितों को जागरूक करने का कार्य करना चाहिए कि आपका आरक्षण कौन खा रहा है, क्या पिछड़ेपन आज भी है या नहीं। मैं मान सकता हूं कि कई जगहों पर आज भी इस तरह का भेदभाव स्थापित है, लेकिन क्या वो भेदभाव सिर्फ पिछड़ा ओबीसी या फिर जनरल राजपूत ब्राह्मण ही जो उनसे छुआछूत के भाव रखते होंगे? अगर जो आप गंदगी रखेंगे, गंदा रहेंगे, आप साफ सुथरा नहीं रहेंगे, तो कोई भी आपको पास बैठने से कतराएगा, पास नहीं बिठाएगा। चाहे वो आपके दलित वर्ग में ही देख लो, क्या बहन मायावती जी या फिर कोई अन्य जो भी बड़े लेवल पर मंत्री बने, क्या वो आपको इतने पास में बिठा करके कोई खिलाता है? नहीं खिलाता है। वो भी छुआछूत आपसे रखते हैं, लेकिन सिर्फ एक पॉपुलैरिटी मीडिया न्यूज चैनलों के माध्यम से एक भ्रांति बना दी जाती है कि राजपूतों से या इन ब्राह्मणों से कैसे तो दूर करना है इनको। ये एक षड्यंत्र है, प्रोपेगेंडा है सरकार का, जिसकी भेंट चढ़ जाता है वो समाज जिसको आज भी पिछड़ापन का नाम दिया जाता है। वास्तविक अगर जो सरकार को करना है तो वास्तविक वंचित दलितों को इस चीज का फायदा पहुंचना चाहिए और गरीबी जाति देखकर नहीं आती, हर जाति में गरीबी विद्यमान है और हर जाति को जो गरीब है, जो जरूरतमंद है, उसको उस चीज का लाभ मिलना चाहिए। अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि जब नेता और सरकार जनता के मतलब वादे के मुताबिक खरे नहीं उतरते तो करनी सेना उस टाइम पे जनता को क्या विकल्प देती है? देखो, अभी तक हमने जो खरा नहीं उतरा, हमने पर्टिकुलर उस विधायक का, उस सांसद का विरोध किया। फलस्वरूप आपने देखा, रिजल्ट भी आप सबके सामने है। माई के लाल का आरक्षण का नारा उस समय शिवराज सिंह जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनने दिया। राजनीतिक रूप से उनने भाषण दिया, लोगों को लुभाने के लिए दिया, क्योंकि क्षत्रिय है और नेतृत्वकर्ता भी हैं, उस चीज को स्वीकार किया और पुरजोर हमने विरोध करा। आपने 2018 के इलेक्शन में देखा, शिवराज सरकार यानी भाजपा सरकार यहाँ 3 राज्यों में सरकार नहीं बना पाई, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि उनने इस तरह के भाषण दिए और सार्वजनिक दिए और किसी एक जाति को लुभाने के लिए जातिवाद फैलाने के भाव रखे। हमने उनको सबक सिखाया, उनके विधायकों को हराया, पर्टिकुलर चोट पहुंचाई। हमने 8 जनवरी उसके बाद में जोड़ तोड़ विधायक इधर से उधर गए, सरकार में आए, पुनः सरकार में आ गए। फिर हमने 8 जनवरी कोई बड़ा जन आंदोलन रखा भोपाल में, और उस आंदोलन में इनने हमारी जो 21 सूत्री मांगे थी, उसमें इनने 16 मांगों पर टिक लगाई कि इन चीजों को हम नहीं छेड़ेंगे, जिसमें ये आरक्षण जैसी चीजें थी। बाकी चीजें जो हो सकती है इनको हम टिक मारते, जैसे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना, अवैध बूचड़ खाने बंद करना, स्कूलों की फीस पर मनमानी तरीके से पैसे वसूली करना, जिसमें गरीब बच्चे प्राइवेट स्कूल में जहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है वहां से वंचित रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों की शिक्षा को अच्छा होना, गुणवत्ता वाली होना, ड्यूटी नियमित जाना, ऐसी हमारी कई मांगे थी। ये 16 मांगे इन लोगों ने निकाली थी। किसानों की मांगे भी थी, फसलों की मांगे थी, तो घोड़ा रोज वगैरह जो परेशान करते हैं, जंगली जानवर परेशान करते हैं, तो ऐसी मांगों को लेकर के 16 बिंदुओं पर राइट मारा और एक कोर कमेटी बनाई। कोर कमेटी के माध्यम से 3 मंत्रियों को रखा, जगदीश देवड़ा जी को रखा था, अरविंद भदौरिया जी को उसमें रखा था, नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री थे तत्कालीन, उनको रखा था। हमने अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने जिले से कोई भी पदाधिकारी कहीं भी नहीं गया,
सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों ने देखा, इतने में ही वहां पर उनका रिजल्ट आप सबके सामने है। अरविंद भदौरिया इतने बड़े मंत्री होते थे, इतना बड़ा नाम था, आज घर बैठे हैं। नरोत्तम मिश्रा जी वो भी 2.5 साल में 2 बार घर बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी साक्षात मान लो हमने नहीं की हमारी मांगे पूरी, हाँ करने के बाद नहीं की। तो पता पहले 1 लाख के वोटों से जीतते थे, 60,000 70,000 के वोटों के अंतर से जीते, लेकिन ठीक है आप जीत गए, आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई। जगदीश देवड़ा जी उसमें थे तो उनको डिप्टी सीएम बना दिया, फिर भी 2 और 2 4 होते हैं। अरे यार होते तो 4 ही हैं, पर मैं यार मोहन जी से पूछ लूं उसमें क्या बुराई है। ऐसे जो है वित्त मंत्री ऐसे डिप्टी सीएम बन करके बैठे हैं, तो आप रिजल्ट सामने आपके, जो हमने करा है जनता देखती है और करणी सेना अपना काम कर रही है। जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में हम सिर्फ काम करते हैं, जनता अपने आप रिजल्ट देती है, और रिजल्ट से कोई वंचित नहीं है, कोई ऐसा किसी पे पर्दा नहीं, आप सबके सामने है। अच्छा सर, ईडब्ल्यूएस का जो आपने किया था आर्थिक सरलीकरण का, उसका क्या परिणाम निकला अभी तक? हमने ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति है उनके लिए एक आरक्षण व्यवस्था लागू करी, उसमें कई ऐसे बंधन इनने डाल दिए। शहर में 1200 वर्ग फीट से ज्यादा बड़ा प्लाट नहीं होना चाहिए, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का 1800 वर्ग फीट से वो नहीं होना चाहिए, बड़ा प्लाट नहीं होना चाहिए, 2 हेक्टेयर जमीन वो भी बंजर होनी चाहिए, 8 लाख रुपए से अधिक उसकी आय नहीं होना चाहिए, ऐसे उसमें बंधन डाले। साथ ही उसमें एक बंधन डाला कि इसे प्रतिवर्ष रिन्यूअल भी कराना अनिवार्य होगा। तो आरक्षण यदि आप दे रहे हैं, आर्थिक आधार पे भी दे रहे हैं, लेकिन उसमें टर्म कंडीशन, आज किसी का जाति प्रमाण पत्र बनता है तो 5 साल 10 साल में उसको कभी बनाना पड़ता होगा, अन्यथा उसको बार बार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन धर्मों में आने वाली वो समस्त सामान्य जातियां, शेख सैयद मुगल पठान मुस्लिम के, अन्य धर्मों में के जो जातियां जो सामान्य मानती है, उन सबके लिए, सिर्फ राजपूतों के लिए नहीं है, सभी को मिला है। तो जब ये संभाव में आपने सभी जातियों के लिए, सामान्य वर्ग जातियों के लिए दिया है, तो वो 1 साल में मान लो सक्षम हो जाए, उसके पास में इतना पैसा आ जाए कि वो अगले साल इससे बाहर हो सकता है। इसलिए ये कहते हैं कि हमने 1 साल का क्राइटेरिया। तो मैं आप सबको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस का जो प्रमाण पत्र बनाता है, तो वो प्रमाण पत्र 1 साल में, आज हमने बना लिया, 1 साल की जब उसकी भर्ती बाद में खुलती है, तो हमारा वो एक्सपायरी डेट आ जाता है उस समय। जब एक्सपायरी डेट आ जाता है तो उसमें बनने की समय अवधि 60 दिन बना रखी है, तो 60 दिन में हम अप्लाई करेंगे, वहां से लोक सेवा में हम वो देंगे आवेदन, उन पे फोर्स भी नहीं कर सकते, इधर उसकी डेट निकलेगी तो आप मान्य भी नहीं करेंगे। और फिर आपने ईडब्ल्यूएस स्वीकार कर लिया, हमारा मान लो प्रथम अभी बनाया मैंने, और 1 साल के अंदर भर्ती आ गई, 6 महीने भर्ती आ गई, मैंने ईडब्ल्यूएस लगा करके मैंने फॉर्म भर दिया। आप हमारे साथ में जो सामान्य वर्ग के हाई क्लास व्यवस्था जो रहती है, जो टॉप क्लास के स्कूल में जो बच्चा मेहनत करता है या आर्थिक रूप से बहुत सक्षम है, उसके सामने कंपटीशन करने के लिए ईडब्ल्यूएस में कोई रियायत नहीं है, या तो 5 नंबर की रियायत, या फिर ऐसा जो कोई अभी उम्र बंधन नहीं, ऐसा जैसा जिस प्रकार से अन्य को, ओबीसी को या एससी एसटी को जिस प्रकार से उम्र में भी दिया जाता है, शिक्षा में भी दिया जाता है, पढ़ाई में भी दिया जाता है, छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है, ऐसा नहीं दिया गया है। या फिर नौकरी में भी उसके पद दिए तो दिए, अन्यथा कई बार दिए ही नहीं। तो इसमें हम सरलीकरण की मांग यूं करते हैं कि जब आपने भर्ती के समय में आपने ईडब्ल्यूएस लगा दिया, आपका स्वयं का रिजल्ट आ रहा है 4 साल बाद में, 3 साल बाद में आपके घर पे लेटर आ रहा है कि आप बन तो गए, लेकिन आपका ईडब्ल्यूएस एक्सपायरी होने के कारण वो वैध नहीं रहेगा। तो आपने जो सिस्टम दिया है इसमें सुधारने की आवश्यकता है, इसको सरलीकरण करने की आवश्यकता है। हम चाहते हैं कि इसमें सिर्फ एक बंधन रहे। एक बंधन कौन सा? सिर्फ 8 लाख रुपए की वार्षिक आय।
ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, हम 3 भाई हैं और हमारे पास में 11 बीघा जमीन है। हम 11 बीघा जमीन है, वहां पर पटवारी लिख देगा इनके पिताजी के नाम से 11 बीघा जमीन है। तो हमारे 3 भाई के नाम से कितनी कितनी आ रही है। माता पिता का भी हिस्सा, कई सुप्रीम कोर्ट के अमेंडमेंट है, माता पिता का हिस्सा सुरक्षित रखेंगे, बहनों का हिस्सा सुरक्षित होना चाहिए। 25% में आप 0.25 में आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो एक तरफ बहनें भी भाई के बराबर का हक रख रही है, कई बहनें लेती भी है हिस्सा। तो भाई हम 4 भाई बहन हो गए तो 11 बीघा तो 4 भागों में डिवाइड होगी ना। लेकिन आज सरकार की नजर में, वो ईडब्ल्यूएस की नजर में हमारे पिताजी के नाम से दर्ज है, तो हम उस बिंदु के कारण ईडब्ल्यूएस धारण करने वाले भी रहेंगे, उसका उपयोग करने वाले भी रहेंगे। तो हम इसकी सरलीकरण की मांग करते हैं कि इसका सरलीकरण होना चाहिए। इसमें 8 लाख रुपया एक बिंदु होना चाहिए मात्र, बाकी किसी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। अगर जो 8 लाख रुपए से मेरी आय ज्यादा है, मुझे इससे पार करो। अगर जो मैं गड़बड़ तरीके से बनवाता हूँ और आपकी जांच कमेटी बिठाई है, अगर जो मैंने गलत करा है मेरे खिलाफ, या जो भी ईडब्ल्यूएस ग्रहीता है जिसको उसका लाभ मिला उसके खिलाफ कड़ी कानूनी का प्रावधान भी डालना चाहिए, ताकि उसका मिसयूज भी नहीं हो और साफ संदेश आए। और ये ईडब्ल्यूएस आने वाले जो आरक्षण में संशोधन होने वाले हैं, या जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं उसके लिए एक आधार बन सके और लोग इसका उदाहरण प्रस्तुत कर सके, इसलिए हम ऐसी सरलीकरण की व्यवस्था इसमें चाहते हैं। सर, कन्नी सेना भविष्य में राजनीति में कदम रखेगी या बस समाज सुधार के समूह के रूप में काम करती रहेगी? बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। जिस प्रकार से अभी तक मुकदमे झेलने को मिल रहे हैं, आप जगह जगह पर देख रहे हैं, एक ठग हीरा व्यापारी के द्वारा हरदा में एक आम व्यक्ति के साथ में हीरा की खरीद फरोख्त कर उससे धोखाधड़ी करी गई और वहां पर प्रदर्शन करने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को समझते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, जो हम हमारी बात को रखने का हमारा मौलिक अधिकार हम रखते हैं जिसे संविधान ने दिया है, हम उस संविधान के तहत अगर तो हम हमारी बातों को रखते हैं तो बदले में क्या मिलता है? लाठियां। पुलिस बर्बरता पूर्वक लाठी चलाती है और ऐसे लोगों पर, बेरोजगार युवाओं पर मुकदमे बना बनाकर उनके चरित्र को खराब करने का काम सरकारें करती है। अब हमारी आवाजें हम कैसे उठाएं? हम रैली के माध्यम से कर सकते हैं, काले झंडे दिखा के कर सकते हैं, प्रदर्शन करके कर सकते हैं, अन्य कई जो संवैधानिक तरीके हैं उनसे हम हमारा विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सरकार को सुनना नहीं है, क्योंकि कोई भी नियम अगर जो लाया जा सकता है तो वो विधानसभा में या पार्लियामेंट में जाकर के ही उन नियमों में संशोधन किया जा सकता है। संगठन ने निर्णय करा है, सभी की सहमति से निर्णय करा है कि इस बार पार्टी का गठन किया जाए और अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। परिणाम जो भी हो, प्रत्येक प्रत्याशी अपनी जीत के लिए उतरेगा। रिजल्ट जो भी होगा, जनता का जनादेश चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी सबको स्वीकार करना पड़ता है, हमें भी स्वीकार रहेगा। लेकिन हम हमारे विजन को लेकर, हमारे मिशन को लेकर सर्व समाज को एक साथ लाकर, हमारी भावनाओं को समझाकर उन्हें हम पार्टी भी ज्वाइन कराएंगे। तो ये कब से होगा आने वाले चुनाव में से? हमारी पार्टी की प्रोसेस लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही हमारे मुखिया, करणी सेना परिवार के अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह जी शेरपुर जल्द ही हमें एक आयोजन रखने के लिए अनुग्रहित करेंगे। हम लोग मेहनत करेंगे और सभी लोगों को आमंत्रित करेंगे, एक जगह इकट्ठा होकर के सभी के बीच में, सभी की सहमति से हम पार्टी लॉन्चिंग करेंगे। और इसी चुनाव से पहले आपको करणी सेना परिवार की तरफ से भी प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। जैसे सर, करणी सेना परिवार का आपने बताया कि सर्व समाज को लेकर चलती, तो लोगों का भ्रम दूर करने के लिए क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप करणी सेना परिवार में दूसरी समाज के कोई पदाधिकारी हो? दिनेश केलकर एससी वर्ग के हैं, जो यहाँ पर मीडिया का काम देख रहे हैं जी। और हमारे साथ में बाबूलाल जी पाटीदार है, ये आज पिछले
जब से संगठन आया है तभी से एक करणी सैनिक के रूप में काम कर रहे हैं। एक हमारे पास में शिव भैया है, आप एससी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं और जब से संगठन आया है तब से ही हमारे साथ में काम कर रहे हैं। कई हमारे मित्र एसटी वर्ग के हैं जो हमारे साथ में आज भी हैं और आर्थिक रूप से सक्षम भी है, पेट्रोल पंपों के मालिक हैं और वो हमारी बात से सहमत है कि भाई मेरे पास में 2 पेट्रोल पंप हो गए, मैं करणी सेना के विचारों से सहमत हूँ, किसी अन्य दलित एससी एसटी वर्ग को इस चीज का लाभ मिलना चाहिए। तो ऐसे लोग कम संख्या में आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। हो सकता है कि हम पर भरोसा धीरे धीरे करेंगे, लेकिन जिस दिन हमारे विचार गांव गांव तक पहुंचेंगे वो दिन जरूर आएगा कि हर व्यक्ति हमारे साथ खड़ा होगा और आप सबके सामने सफलता शोर मचाएगी। भोपाल के जम्बूरी मैदान में अपनी जो 21 सूत्री मांगे रखी थी, उसमें आपने एक वो एट्रोसिटी एक्ट वाला जो है उसमें भी आपने बदलाव करने की मांग रखी थी। तो आपको नहीं लगता कि इससे डायरेक्ट आपकी जो भीड़ मतलब भिड़ंत होगी इनसे समुदायों से? मैं फिर आप सबको बता दूं कि हमने जो मांग रखी थी एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की मांग रखी थी, हमने खत्म करने की मांग कतई नहीं रखी। जहां पर अजजा अत्याचार उत्पीड़न अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किए जाते हैं तो अधिकांशतः इन प्रकरणों में झूठे अधिक पाए जाते हैं। जिस प्रकार मेरे ऊपर 3 से 4 बार एट्रोसिटी एक्ट लगा चुके हैं और मैं आप सबको बता दूं आपके मंच से कि ये मैं जानता हूं कि वो बिल्कुल गलत था। तो जो गलत एट्रोसिटी किसके खिलाफ दर्ज कराता है उसके विरुद्ध फिर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हम ऐसे कड़क प्रावधान चाहते हैं ताकि किसी के साथ में इस प्रकार की घटनाएं बढ़े नहीं, इसको फायदा ना मिले और जो आर्थिक मदद मिलती है उस आर्थिक मदद के लालच में इसका और ज्यादा मिसयूज होने लगा है। आजकल किसी के भविष्य को खराब करने के लिए भी इन एफआईआर का उपयोग किया जा रहा है। तो हमने उसमें संशोधन की मांग करी थी, न कि एट्रोसिटी खत्म करने की मांग करी थी। लालच में आकर या उसका दुरुपयोग करके एट्रोसिटी एक्ट लगाता है, उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रावधान उसमें जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमारी सामाजिक एकता अखंडता को जो ये इस कानून के माध्यम से बिखराव की स्थिति निर्मित होती है वो ना बने। तो हमने संशोधन की मांग करी। अब ये हमारा प्रचार प्रसार गलत तरीके से लोग करते हैं। हमारे बीच के, हमारे गांव में रहने वाले, हमारे खेतों में काम करने वाले हमारे मित्र दलितों को ये भड़काने का काम कर देते हैं, ऊपर से फंडिंग कर देते हैं बड़े लोग और इन लोगों को जो है भ्रमित कर देते हैं कि ये खत्म हो जाएगा तो ऐसा खत्म हो जाएगा, वैसा खत्म हो जाएगा। अरे भाई, संविधान सबके लिए है, इस देश में रहना है, किसी के साथ कुछ होने वाला नहीं है। और अगर गलत होगा तो संवैधानिक जो है उसमें एफआईआर होगी, धाराएं लगेंगी और सजा देगी। अच्छा सर, एक मैं कंफर्म तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एट्रोसिटी एक्ट जब लगाया जाता है और जिसने लगाया वो अगर जीत जाता है तो उसको कुछ पैसे मिलते क्या सरकार की तरफ से? हाँ, उसमें सभी धाराएं हैं। उसमें यदि कोई जाति सूचक शब्द बोलता है तो 85,000 का प्रावधान है। यदि कोई छेड़छाड़ करता है तो शायद 1 से 1.5 लाख रुपए देते हैं। रेप जैसी घटना में 3.5 लाख रुपए तक का प्रावधान है। यदि किसी दलित को घर छोड़कर बाहर जाने पर मजबूर करते हैं या उसका घर जला दिया जाता है तो उसमें 8-8 लाख तक के प्रावधान है। जिस तरह की राशि जो राजकोष सरकारी कोष से जाती है ऐसा मिलता भी है और इन भारी भरकम राशियों के चक्कर में इस कानून का दुरुपयोग भी होता है। तो मैं इसका खिलाफत नहीं करता, लेकिन संशोधन की मांग होना चाहिए ताकि हर कोई उठ के नए एट्रोसिटी नहीं लगाते। इससे सामाजिक एकता पर भी असर पड़ता है, भाईचारे पे भी असर पड़ता है। यदि जो गलत करता है उसके खिलाफ तो होना चाहिए, वो किसी जाति किसी धर्म का हो, ओबीसी हो, जनरल हो या कोई हो। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन का मूल मंत्र क्या है? जिस दायित्व को जिस दिन ग्रहण करो, नया दायित्व रहता है, नई चीज रहती है, ग्रहण करते हो उस दिन जितनी उमंग, जितनी लालसा, जितनी फिक्र,
जितनी उस दिन खुशी रहती है, जितनी उस दिन ऊर्जा रहती है, आप उस पद का जब तक निर्वहन करते हैं, इतनी ही ऊर्जा आपके अंदर होनी चाहिए, इतनी ही ऊर्जा को उस कार्य को करना चाहिए। भगवान सब ऊपर देख रहा है, उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। सर, ये रैपिड फायर का एक हमारा सेगमेंट है, इसमें आपको 3 सेकंड में जवाब देना होगा। तो सबसे पहला सवाल उसमें ये है कि जब आंदोलन आप करते हैं तो सबसे ज्यादा डर पुलिस की लाठी का रहता है या घर वालों का रहता है? किसी का नहीं। आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए तो सबसे बड़ा बदलाव आप क्या करेंगे? सबसे पहले सारे प्राइवेट स्कूल बंद, सभी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे। आंदोलन करके जब आप थक जाते हैं तो घर जाके आप इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं या सो जाते हैं डायरेक्ट? मैं समाचार देखता हूँ। मंच पर तो आप बिल्कुल बेबाक की तरीके से बोलते हैं, कड़क नेता है, लेकिन घर पर जब पंचायत होती है तो वहाँ आखिरी फैसला किसका होता है? वहां भी मेरे ही है। अच्छा, जैसा मैं बाहर हूँ वैसे अंदर। तो दोस्तों, ये थे हमारे ठाकुर अजीत सिंह धोरिया जी, मध्य प्रदेश कन्नी सेना परिवार के प्रदेश संगठन मंत्री। इनसे बात करके आज एक बात तो साबित हो गई कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, धरातल पर आकर संघर्ष करना ही पड़ता है। अगर आप संगठन मंत्री जी की बात से सहमत हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद सर, आपने हमारे साथ पॉडकास्ट किया, आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद मालवी जी, आपको भी।